नमस्कार। देवप्रयागम आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन ऑफलाइन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग सामान्य हिंदी पर बात कर रहे हैं और इसके पहले की जो कक्षा हमारी हुई वो सामान्य हिंदी में जो पीटी का सिलेबस है, खासकर आरओ एआरओ का, उसके जो 6 पोर्शन है उसमें क्या क्या प्रश्न आते हैं और कहाँ से आते हैं और किस प्रकार से उनको करना है, उस पर हम लोगों ने एक विस्तृत चर्चा की। आज हम लोग देखेंगे कि जो व्याख्यात्मक प्रश्न पत्र आता है, आरओ एआरओ का हो या फिर पीसीएस का हो, जिसको सामान्य हिंदी कहते हैं, जो आपके एक तरह से अगर बात किया जाए पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर पीसीएस का हम देखेंगे तो उसमें ये 150 नंबर का है, ठीक। और आरओ एआरओ में ये आपका 120 नंबर 100 नंबर का है, ठीक है। प्लस इसी में 60 नंबर ऑब्जेक्टिव हो जाता है, जो हम लोगों ने इसके पहले की कक्षा में देखा कि 60 नंबर ऑब्जेक्टिव में कौन कौन से पोर्शन आते हैं और प्रत्येक 30 प्रश्न आएगा, प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का रहेगा, ठीक। तो ये जो 150 नंबर का पीसीएस में है और 100 नंबर का जो है ये आपके आरओ एआरओ में है। तो उसको कैसे हमको करना है और किन किन सावधानियों को हमको बरतना है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हम नंबर पा सकें। जब रिजल्ट आता है और आयोग द्वारा मार्कशीट जारी की जाती है तो ये देखने में आया है कि जो 150 नंबर का हिंदी का प्रश्न पत्र होता है पीसीएस का, उसमें 65 से 70 मिनिमम अंक ये लोग पाते हैं। अगर जो ध्यान नहीं देता है कि हिंदी हमको कैसे पढ़नी है और कैसे करनी है तो उनका अंक कितना रह जाता है, 65 से 70। लेकिन अगर इसी पे थोड़ा सा अगर ध्यान दे दिया जाए तो 105 से 112 नंबर तक आप आराम से हिंदी में गेन कर सकते हैं, जो आपका एक रैंक डिसाइड करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। वहीं आरओ एआरओ में जो 100 नंबर का है, इसमें भी अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो ये 50 से 55 के बीच इसमें भी आप रह जाएंगे, ठीक, जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन रुकेगा। तो अगर सिलेक्शन लेना है तो हिंदी पे थोड़ा सा काम आपको करना पड़ेगा, तब जाके आप 70 में जो है 65 से 70 नंबर आप 100 में ये आप पा सकते हैं, तो तभी आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि आरओ में हिंदी का बहुत बड़ा योगदान है। टोटल जो 400 का आपका मेंस हो रहा है उसमें 280 तो केवल हिंदी ही हिंदी है ना। आप निबंध हिंदी ऑब्जेक्टिव मिला लीजिए तो 280 का तो यही है। और मेरिट कितनी जाती है, 255, 60, 65। तो अगर हिंदी को आप इग्नोर करेंगे, निबंध को आप इग्नोर करेंगे तो आप 120 केवल जीएस करके आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपको हिंदी पर, निबंध पर और जो वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न आ रहे हैं, चाहे पीटी का हो चाहे मेंस का हो, उस पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। बिना ध्यान दिए आप ये कहिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। जीएस लगभग आप जितना करेंगे उतना दूसरा भी बच्चा भी उतना ही करेगा, 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन जो लिखित प्रश्न पत्र होता है उसमें आपकी लेखनी, अपनी लेखनी के माध्यम से आप उसको अच्छे से कर सकते हैं। तो हम लोग थोड़ा उसी पे आज डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से हमको किन किन सावधानियों को बरतना है और हमारा सिलेबस क्या है, जिसके अनुसार अगर हम उस तरह से पढ़ते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे गेन कर सकते हैं। तो सामान्य हिंदी का जो प्रश्न पत्र है, इसके एक पोर्शन की अगर बात की जाए पत्र लेखन की, किसकी बात की जाए, पत्र लेखन की अगर बात की जाए तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमारे सिलेबस में कितने पत्र पढ़ने हैं हमको, ठीक है। हम लोग यहाँ पीसीएस और आरओ को डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि कुछ पत्र आपके पीसीएस में हैं और कुछ पत्र आरओ में हैं। तो हम लोग पूरा कंबाइंड पढ़ेंगे कि हमको अलग से पीसीएस ना पढ़ना पड़े, अलग से आरओ ना पढ़ना पड़े। जितने लेटर हैं वो सब हम पढ़ेंगे, जिससे हमारा एक साथ ही दोनों काम हो जाए, ठीक है। तो पत्रों को हम देख लेते हैं। पहला पत्र जो आपको पढ़ना है वो सरकारी पत्र है, ठीक। इसी को शासकीय पत्र भी कहा जाता है। दूसरा पत्र है अर्ध सरकारी या इसी को अर्ध शासकीय भी कहते हैं, ठीक। तीसरा पत्र आपका है
परिपत्र, चौथा है अनुस्मारक, फिर अगला है कार्यालय आदेश, उसके बाद है कार्यालय ज्ञाप, अगला है विज्ञप्ति या इसी को अधिसूचना भी कहते हैं, फिर है आपका टिप्पणी और लास्ट है आपका प्रतिवेदन। और इसी के अलावा एक अलग से आरओ में आता है सारणी लेखन। ठीक है, तो इतने पत्र आपको क्या है, इतने पत्र आपको पढ़ने हैं। अब इनमें से शासकीय पत्र, अर्धशासकीय, परिपत्र, अनुस्मारक, ये सारी चीजें क्या हैं, ये पीसीएस में भी हैं, आरओ में भी हैं। टिप्पणी प्रतिवेदन जो है ये पीसीएस में नहीं है आपका। टिप्पणी और प्रतिवेदन जो है ये खासकर आपके आरओ में जुड़ा है, और जो सारणी लेखन है ये भी आपके आरओ में जुड़ा है। तो सारणी लेखन एक तरह से हम अगर बात करेंगे जब सारणी लेखन पे, तो देखेंगे कि ये फ्री फंड का नंबर है। जो सारणी लेखन पे आपको 15 नंबर मिलेगा, 15 नंबर का ये क्वेश्चन होता है, करना कुछ नहीं होता है और है 15 नंबर का। तो ये फ्री फंड का नंबर है। आधा पेज में आपका काम बनेगा, चार्ट बनाना होता है, और उस चार्ट में जो जो एक लेटर में आपको जो प्रश्न पत्र रहेगा उसी में आपको एक लेटर दिया रहेगा। ठीक, उस लेटर में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं वही आपको चार्ट बना के भरना रहेगा बस। हाँ, कॉलम बना के, जो 6 कॉलम बनते हैं, कौन कौन क्या रहता है वो हम लोग जब आएंगे टॉपिक पे वो देखेंगे। उसी कॉलम में उठा के उसी प्रश्न पत्र में जो रहेगा वही उठा के केवल आपको पेस्ट कर देना है। एक तरह से कॉपी पेस्ट केवल करना है। बस सावधानी केवल ये रखनी है कि कहीं पर हाँ कहाँ पे क्या करना है। दूसरी चीज़ ये सावधानी रखनी है कि आपकी वर्तनी ना गलत होने पाए, कामा मात्रा पूर्ण विराम ना गलत होने पाए। ये सारी चीज़ें अगर शुद्ध रहेंगी तो 15 में से आप क्या है 12 नंबर आराम से पा जाएंगे। ठीक, जबकि जब लेटर पे आएंगे हम तो पीसीएस में आपको 2 लेटर करने हैं। 2 प्रश्न रहेगा, आपको कितने लेटर करने रहेंगे, 2 लेटर करने रहेंगे, और प्रत्येक 10 नंबर का रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 20 नंबर का आपका पीसीएस में आएगा। और आरओ एआरओ में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 3 लेटर करना है 8 नंबर का। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 24 नंबर का हो जाएगा। ठीक, तो हमको लेटर इस तरह से पढ़ना है, इस तरह से उसको समझना है कि जो 20 नंबर का पीसीएस में है उसमें कम से कम हम 15 प्लस लेके आए। ठीक, और आरओ का जो है उसमें हम कम से कम 17-18 लेकर आए। इस तरह से हमको करना है। बाकी लेटर तो लिखते भाई, एग्जाम अगर मेंस का कोई दे रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि वो छोड़ के आएगा कोई प्रश्न, सब लिख के आएंगे। तो सब लिखने से या लिख देने मात्र से आपको नंबर नहीं मिलेगा। लिखने में 2 चीजें होती हैं, ये नोट डाउन हो गया है। लिखने में 2 चीजें होती हैं। लिखने में 2 चीजों का ध्यान देना चाहिए। एक चीज होता है मात्रात्मक, एक होता है गुणात्मक। ठीक, तो बहुत सारे लोग जिनको जानकारी नहीं है वो केवल मात्रात्मक रूप में लिख के आते हैं कि मतलब कुछ भी लिख दो। ठीक, तो उसको हम क्या कहते हैं, मात्रात्मक लेखन, कि मतलब कापी भर के आना है। गुणात्मक नहीं लिख पाते हैं। क्यों नहीं लिख पाते, क्योंकि विषय की जब तक आपको जानकारी नहीं रहेगी कि किसको कैसे लिखना है और किस लेटर में क्या विशेषता होती है, उसका क्या महत्व है शासन प्रशासन में, और उसका प्रारूप कैसे बनता है, उसमें किस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, तब तक आप केवल मात्रात्मक लिख के आएंगे, गुणात्मक नहीं हो पाएगा वो। ठीक है ना, उसमें क्वालिटी नहीं आएगी। क्वांटिटी तो आप दे रहे हैं लेकिन क्वालिटी नहीं दे पा रहे हैं। ठीक, एक होता है खाना अच्छे से खिलाना, ठीक, स्वादिष्ट खाना बना के खिलाना, एक होता है खाना खिलाना। ठीक, तो आप खाना कुछ भी बना के खिला दीजिए, लेकिन जब तक उसमें टेस्ट नहीं होगा, उसका स्वाद अच्छा नहीं होगा, तब तक खाने वाला अच्छे से नहीं खाएगा ना।
आप खाना बना के दे दीजिए, ना उसमें नमक पता चल रहा है, ना मिर्च मसाला पता चल रहा है, ना कुछ अच्छे से पका है, बस केवल दिख रहा है कि खाना बना है, मतलब खाली लिखा है। और एक तरफ एक बच्चा ऐसा लिख रहा है कि उसको पहला निवाला ही जैसे अंदर जा रहा है, उसको तृप्ति मिल रही कि अरे वाह मज़ा आ गया, तो उसको अच्छा नंबर मिलेगा ना। तो जो मात्रात्मक के साथ साथ आपका लेखन क्या होना चाहिए, गुणात्मक होना चाहिए। क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों आपका जब मेंटेन रहेगा तब अच्छा नंबर आपको मिलेगा। वो बीए एमए की टेंडेंसी जो हमारी रहती है कि कॉपी भर के आ जाओ, कुछ भी लिख दो, बस लिख के आ जाओ, ठीक है। तो अब जब कंपटीशन में हम आ रहे हैं तो जो एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है, तो इतना मान लीजिए आप चाहे जितने बड़े ज्ञाता हों, वो आपसे ज़्यादा जानता है, ठीक है। वो एक दो लाइन पढ़ के आपकी औकात जान जाएगा, आप कितने पानी में हैं वो जान जाएगा, क्योंकि शब्द जो है आपके व्यक्तित्व को व्यक्त करते हैं। आप जो बोलते हैं, आप जो लिखते हैं, उससे आपका व्यक्तित्व पता चलता है। आप किस तरह का लेखन कर सकते हैं, आपकी विचारधारा कैसी है, आपकी बौद्धिक क्षमता किस प्रकार की है, वो आपके शब्द आपको बता देते हैं। एक ही टॉपिक पे अगर अभी हम कह दें कि एक पैराग्राफ लिख के दिखाइए, हर बच्चा अलग अलग चीज़ लिखेगा। क्यों? क्योंकि हर किसी की बौद्धिक क्षमता और लेखन क्षमता अलग अलग है। जो अच्छे से अभ्यास करेगा लिखने का, वो अच्छा लिखेगा, मात्रात्मक त्रुटि नहीं होगी, वाक्य विन्यास सही होगा, और नहीं तो फिर वही होगा कि यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, यही लिखेगा फिर आदमी, ठीक। जब उसको नहीं पता है कि सरकारी महिलाओं का अस्पताल होता है कि महिलाओं का सरकारी अस्पताल होता है, ठीक है ना, कि हमको गर्म गाय का दूध चाहिए कि गाय का गर्म दूध चाहिए, तो वो कैसे करेगा। तो वही सब चीज़ें हैं कि क्वालिटी और क्वांटिटी आपको दोनों मेंटेन करनी है, तब जाके आपका काम होगा। तो इतने जो हमको पत्र पढ़ने हैं, अब एक प्रश्न ये आता है कि जो भी हमको पत्र पढ़ने हैं, ठीक, तो हमको इतने पत्र क्यों पढ़ने पड़ रहे हैं? क्यों नहीं शासन ने केवल एक पत्र व्यवहार में लाया, उसी के द्वारा अपना काम किया? तो शासन प्रशासन में कोई ये नहीं है कि एक ही तरीके का काम होता है, अनेक तरीके के काम होते हैं, अनेक तरीके से जो है उनके जो अधिकार होते हैं वो विभिन्न क्षेत्रों में बटे होते हैं। तो उनको लेके जो है, जो इसका डिवीजन किया गया, पहली चीज़ तो जो पत्र हमको देखने हैं, ठीक, अगर हम पत्रों की बात करें तो वो दो तरीके के हैं आपके। एक है आपका अनौपचारिक, ठीक, और एक होगा आपका औपचारिक, ठीक। ये दो तरीके के पत्र आपके हैं। अनौपचारिक जो है, ये एक तरह से कह सकते हैं जो निजी पत्र होते हैं, ठीक है, निजी पत्र जो होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, अनौपचारिक कहते हैं, जिसमें अनौपचारिक भाषा का प्रयोग होता है, ठीक। तो निजी पत्रों में जैसे हो गया, किसी मित्र को आप लिख रहे हैं, ठीक, किसी सगे संबंधी को आप लिख रहे हैं, स्कूल में छुट्टी के लिए प्रिंसिपल के लिए लिख रहे हैं, ठीक, या किसी समाचार पत्र में कोई ऐड देना है या किसी बात को आपको उनको बताना है, उसके लिए लिख रहे हैं। तो वो अपने स्तर से जब लेटर लिखा जाता है या किसी ऐसी संस्था के द्वारा जो लिखा जा रहा है जो सरकारी नहीं है, जिनका ना तो अपना कोई संविधान है ना तो अपना कोई कानून है, तो वो किस प्रकार के पत्र हो जाते हैं, वो अनौपचारिक हो जाते हैं, ठीक। लेकिन औपचारिक पत्र क्या होते हैं, ये जो संस्थाओं द्वारा जारी होता है या फिर जो सरकार जिसमें प्रतिभाग करती है, ठीक है ना, जिसमें संस्थाएं होती हैं जिनका अपना नियम कानून है, उनका एक संविधान है, उनके द्वारा जो जारी होता है वही क्या होता है, औपचारिक पत्र होता है। और यही हमको क्या करना है, यही हमको पढ़ना है। जो अभी हम लोगों ने पत्रों का डिवीजन देखा वो क्या है कि औपचारिक पत्र के ही अंतर्गत वो आएंगे, ठीक है। जो शासकीय अर्थशासकीय परिपत्र, ये सारी चीज़ें हमने देखी, वो इसी के अंतर्गत आपको पढ़नी है, जिसमें किसी भी प्रकार की अनौपचारिकता नहीं होती है, ठीक। फॉर्मेलिटी, एक तरह से अनौपचारिकता मतलब क्या कहते हैं, फॉर्मेलिटी नहीं होती है, वो टू द पॉइंट, जो करना है वो करना है, आदेश किया जा रहा है तो वो करना है आपको। उसमें ये नहीं कि आप कैसे हैं, अच्छे हैं, ये सब फॉर्मेलिटी नहीं करनी है। आप अच्छे हैं कि नहीं उससे हमारा मतलब है, आप जिस पद पर बैठे हैं उस पद का जो अधिकार है, जो कर्तव्य है, उसके तहत जो आपको दायित्व सौंपा जा रहा है उस कार्य को आपको करना है, ठीक। तो हमको क्या पढ़ना है, औपचारिक पत्र हमको पढ़ने हैं, ठीक। तो जितने पत्र हमारे हैं वो क्या हैं, औपचारिक हैं, जो हमको पढ़ने हैं।
अब इतने सारे पत्र हमको क्यों पढ़ने हैं? तो उसका कारण ये है कि पहली चीज तो जो कार्य विविधता है, कार्य विविधता, उद्देश्य, पद या कार्यालय और संचालन, ये कुछ चीजें हैं जो पत्रों के डिवीजन को डिसाइड करती हैं कि पत्र, इतने ज्यादा पत्र हमको क्यों पढ़ने हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि शासन प्रशासन में कार्य विविधता है। जो एक खंड शिक्षा अधिकारी का दायित्व होगा वो जिलाधिकारी का दायित्व नहीं होगा। ठीक, जो एक ग्राम विकास अधिकारी का दायित्व होगा वो खंड विकास अधिकारी का दायित्व नहीं होगा। हर किसी का दायित्व, हर किसी का अधिकार क्या है? बटा हुआ है। तो कार्य विविधता है, शासन प्रशासन में कार्य विविधता है। जिस प्रकार से संपूर्ण कार्य को, शासन प्रशासन को चलाने के लिए सीनियर से जूनियर की एक व्यवस्था की गई है, अलग अलग अधिकारी बनाए गए हैं, उसी प्रकार अलग अलग क्या है? पत्र भी डिसाइड किए गए हैं कि अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग पत्र होगा। वो आएंगे कि हर पत्र अलग अलग लिखा जाएगा। ठीक है ना, किस पत्र में किस तरह से लिखा जाएगा, वो जब पत्र की डिटेलिंग पे आएंगे हम लोग, तो वहाँ हम लोग एक एक पत्र समझते चलेंगे। क्योंकि जब एक एक समझेंगे हम लोग तो हमारा क्या होगा? मिक्सअप नहीं होगा। ठीक, नहीं तो फिर वही होगा कि एक ही थाली में दाल चावल रोटी सब्जी अचार सब निकाल दिया और ले गए थाली, सब मिल गया। तो वो काम हमको नहीं करना है कि सब पता लगे यहाँ से हम अलग अलग करके दें आपको और घर कमरे तक जाते जाते वो सब एक ही में खिचड़ी बन जाए वो, तो वो काम हमको नहीं करना है। ठीक है, इस तरह से समझना है कि ज़िंदगी में फिर दोबारा हमको लेटर पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, वो बैठ जाए दिमाग में, रटना भी नहीं है, केवल समझना है। तो कार्य विविधता पहली चीज तो हो गई। हर लेटर का अपना उद्देश्य है। ठीक, हर लेटर का, हर कार्य का, हर पद का अपना एक उद्देश्य है। तो उस उद्देश्य की वजह से जो है लेटरों का विभाजन किया गया है। पद और कार्यालय दो चीजें हैं। अब अगर शासन में हम बात करें तो दो चीजें हमारे पास होती हैं, एक होता है पद और एक होता है पदाधिकारी। दो चीजें हैं, परिचित हैं दोनों से आप लोग कि एक पद होता है और एक पदाधिकारी होता है। तो जो पद है ये क्या होता है? ये अमूर्त होता है। पद हमको दिखाई नहीं देता है। दिखाई कौन देता है? दिखाई हमको पदाधिकारी देता है। तो पदाधिकारी क्या हो जाएगा? ये मूर्त हो जाएगा। पद अमूर्त होता है। जिलाधिकारी का पद नहीं दिखाई देता है, जिलाधिकारी कौन है ये दिखाई देता है। ठीक, तो इसी दशा में अगर हम एक चीज ये कहें कि पद अस्थाई होता है और पदाधिकारी क्या होता है? अस्थाई होता है। इतनी चीजें तो समझ में आ रही होंगी कि पदाधिकारी का ट्रांसफर होता है लेकिन पद का ट्रांसफर नहीं होता है कि जिलाधिकारी प्रयागराज जो पद है वो बनारस चला जाएगा, वो नहीं जाएगा ना, उस पे जो काखा बैठ रहा है वो जाएगा। तो पदाधिकारी और पद, तो लेटर जो हमारे जारी होते हैं, कुछ लेटर कहाँ से जारी होंगे? पद के स्तर से जारी होंगे और कुछ लेटर हमारे कहाँ से जारी होंगे? पदाधिकारी के स्तर से जारी होंगे। ठीक ना। तीसरी चीज जो, चौथी चीज जो हमको देखनी है वो क्या है? संचालन। संचालन का मतलब कि लेटर किस प्रकार से आएगा जाएगा। ठीक है ना। तो लेटरों का जो संचालन है हमारे यहाँ शासन प्रशासन में वो तीन तरीके से है। पहला है एक आयामी। जो संचालन है पहला क्या है हमारा? एक आयामी। मतलब कि अगर ये कोई उसका उद्गम बिंदु है, उद्गम मतलब उसको भेजने वाला, जहाँ से लेटर जा रहा है, और एक कोई है पाने वाला मतलब गंतव्य बिंदु, ठीक, जहाँ तक वो जाएगा। तो एक आयामी का मतलब है कि ये केवल जाएगा, ठीक, वो केवल ए से बी तक जाएगा, बी से ए की तरफ नहीं आएगा। ठीक, जब केवल जाएगा वापस नहीं आएगा, मतलब अगर कोई लेटर वरिष्ठ से कनिष्ठ की तरफ जा रहा है,
ठीक, अगर कोई सीनियर लेटर भेज रहा है किसको, जूनियर को, और जूनियर नहीं भेज पा रहा है या जूनियर को अधिकार नहीं है कि वो लेटर सीनियर को भेजे, तो आयाम उसका क्या होगा, एक आयामी। मतलब आप एक तरफ से गए, वापस नहीं आ सकते हैं, अब आप वहीं खत्म, तो एक आयामी। ठीक, अब एक आयामी लेटर कौन सा होगा, जैसे कार्यालय आदेश। ठीक, कार्यालय आदेश हो गया, कार्यालय ज्ञाप हो गया, विज्ञप्ति हो गई, ये जितने लेटर हैं वो क्या है, वो एक आयामी है। कार्यालय आदेश, आदेश कौन देता है, आदेश बड़ा देगा, सीनियर जो होगा। ठीक, अब जैसे हमारे सर हैं, अगर आप लोगों को कोई आदेश दें तो आप तो उनको आदेश देंगे फिर नहीं, कि वो आपको आदेश दे रहे हैं आप उनको आदेश दीजिए, ऐसा तो आप करेंगे नहीं। तो वो क्या हो गया कि सर ने आदेश दिया, आपने उसको सुना, पालन किया नहीं पालन किया वो आपकी जिम्मेदारी, लेकिन उन्होंने आदेश दिया, आपने पलट के उनको आदेश नहीं दिया, तो क्या हो गया, वो एक आयामी हो गया। एक आयामी समझ में आ गया। दूसरा जो हमारा संचालन है वो है द्विआयामी। वो क्या है, वो है द्विआयामी। मतलब कि अगर A से ये B की तरफ जा रहा है तो B से A की तरफ भी आएगा। हाँ ठीक है, जवाब भी आ सकता है, नया लेटर भी आ सकता है, कोई जरूरी नहीं कि जवाब के रूप में ही आए, वो भी नया लेटर भेज सकते हैं। एक B को भेज रहा है, B A को भेज रहा है, दोनों लोग आपस में आदान प्रदान लेटर का कर सकते हैं, चाहे वो जवाब के रूप में चाहे किसी नए प्रकरण के रूप में। हाँ, आदेश नहीं देंगे, ठीक है, आदेश वाला काम कार्यालय आदेश में रहेगा, ठीक है। लेकिन जहां पर अगर आदेश की बात आएगी भी द्विआयामी में, तो उसकी लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज हो जाएगी। जब हम लोग शासकीय पत्र देखेंगे, जो पहला पत्र हमारा है, तो उसमें चूंकि जो विषय होता है वो आदेशित किया जाता है, ठीक, लेकिन चूंकि वो पूरे शासन प्रशासन से संबंधित होता है। अब अंतर यही देखिए कि ये एक कार्यालय आदेश है, उसमें भी आदेश जारी हो रहा है और शासकीय पत्र में भी आदेशित किया जा रहा है, लेकिन कार्यालय आदेश में एक शब्द जुड़ा हुआ है कार्यालय, तो इसका मतलब है कि वो आदेश केवल कार्यालय के लिए रहेगा। अगर सर ने कोई आदेश जारी किया इस संस्थान के लिए तो वो केवल इसी संस्थान के लिए रहेगा ना कि सारे संस्थानों के लिए। ठीक, कार्यालय अगर लग गया साथ में तो क्या हो गया, कार्यालय का आदेश, मतलब उस कार्यालय का आदेश है, ना कि अन्य किसी कार्यालय का। लेकिन जब शासकीय पत्र में आएंगे तो वो पूरी व्यवस्था के लिए होगा, ठीक। तो वो जब हम लोग आएंगे तो वहां पे हम लोग देखेंगे क्या करना है। तो द्विआयामी का मतलब क्या है कि जाएगा भी आएगा भी, मतलब सीनियर से जूनियर को भी जाएगा और जूनियर से सीनियर को भी आएगा, ठीक। वरिष्ठ से कनिष्ठ और कनिष्ठ से वरिष्ठ भी इसका व्यवहार किया जाएगा। तो उसी को हम क्या कहते हैं, द्विआयामी। तीसरा जो हमारा है, लास्ट है, वो है बहुआयामी। कौन सा है हमारा, बहुआयामी। बहुआयामी में क्या होता है कि उसका प्रेषक अर्थात उद्गम बिंदु तो एक होगा, भेजने वाला कौन होगा, एक होगा, लेकिन पाने वाले कौन होंगे, पाने वाले कितने हो गए, कई लोग हो गए, ठीक। अर्थात अगर एक प्रकार की सूचना एक साथ कई लोगों को देनी हो, एक प्रकार का अधिकार कई लोगों के लिए जारी करना हो, तो जो लेटर जाएगा उसका आयाम क्या होगा, बहुआयामी होगा, क्योंकि कई लोगों को जा रहा है। जैसे अगर संस्थान से कोई आदेश जारी हो रहा है कि आपकी क्लास कल से 8 बजे से रहेगी, तो सबके लिए हो गई। लेकिन अगर कहा जा रहा है कि आपको इनसे केवल कहा जा रहा है कि तुम 9 बजे चले आना, तो सब नहीं आएंगे ना, केवल आप आएंगे। तो जब सबके लिए हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बहुआयामी। अब जैसे कोविड जब चल रहा था, ठीक, अब उत्तर प्रदेश शासन या भारत सरकार द्वारा कोई ऐसा आदेश या कोई ऐसा पत्र जारी हो जिसमें समस्त जिलाधिकारियों को कोविड के नियमों के पालन के लिए कहा गया हो, तो शब्द क्या आ गया, समस्त जिलाधिकारियों को। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक ऐसा लेटर जो समस्त जिलाधिकारियों के लिए हो,
तो मतलब जितने जिलाधिकारी हैं उनके लिए, सबके लिए। तो जब सभी शब्द जुड़ जाता है समस्त विद्यार्थियों के लिए, ठीक, अगर कोई आदेश आपके लिए जारी हो तो सबके लिए जारी होगा ना कि 8 बजे से क्लास रहेगी, ठीक। तो वो क्या होगा कि जारी करता तो एक है लेकिन पाने वाले कितने हैं, पाने वाले अनेक हैं। तो वो उसका आयाम क्या हो जाएगा, वो उसका आयाम बहुआयामी हो जाएगा। तो लेटर जो हमको पढ़ने हैं उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं वो चीज़ें थोड़ा सा देख लें। एक चीज़ तो परिभाषा, विशेषता, प्रारूप, लिखित प्रारूप या इसी को हम उदाहरण कहते हैं, महत्व, अंतर, इतनी चीजें आपको लेटर में पढ़नी है। जो 24 नंबर का आपका तीनों लेटर आएगा वो इन्हीं 6 पोर्शन से ही रहेगा, ठीक है ना। आपको लेटर की परिभाषा मालूम होनी चाहिए, उसकी क्या विशेषता है वो पता होनी चाहिए, उसका प्रारूप क्या है, प्रारूप मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, जिस स्ट्रक्चर पे आप लेटर लिखेंगे वो कैसा है, उसका लिखित प्रारूप या उदाहरण उसी को कह सकते हैं। जब उसको लिख लिया जाएगा तो वो क्या हो गया, लिखित प्रारूप हो गया, ठीक। जब तक हम किसी लेटर को इस तरह से अगर दिखा रहे हैं तो ये लिखा तो है नहीं, तो ये तो प्रारूप में हम करेंगे कि कहाँ पर क्या लिखना है। लेकिन जब लिखित प्रारूप में करेंगे तो हम ये नहीं करेंगे ना, तो ये इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे लिखेंगे फिर हम, तो वो हमारा क्या हो गया, लिखित प्रारूप हो गया, या उसी को हम कह सकते हैं उदाहरण, ठीक। दूसरा चीज हो गया कि महत्व, किसी भी लेटर का शासन प्रशासन में क्या महत्व है वो चीजें हम देखेंगे। और किन्हीं दो लेटरों का अंतर, कि शासकीय का अर्थशासकीय से क्या अंतर है, शासकीय का परिपत्र से क्या अंतर है, कार्यालय आदेश का कार्यालय ज्ञाप से क्या अंतर है, टिप्पणी का प्रतिवेदन से क्या अंतर है, ठीक। ये अंतर हम लोग देखेंगे। अंतर आपको ये चीजें इतनी अच्छी से पढ़ा दूंगा मैं कि अंतर आपको याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जब किसी चीज को आप, किसी दो टॉपिक को अगर कायदे से समझें तो उनके मध्य भेद आराम से कर लेंगे ना। अगर कोई दो व्यक्ति खड़ा है आपके सामने और उन दोनों से आप अच्छी तरीके से परिचित हैं तो अंतर तो आपको खुद ही निकाल लेंगे ना, कि ये यहाँ से आते हैं वो वहाँ से आते हैं, ये यहाँ जाते हैं वो वहाँ जाते हैं, ये करते हैं ये वो करते हैं। वही तो करना है हमको कि शासकीय यहाँ से आता है अर्थशासकीय यहाँ से आता है, शासकीय वहाँ जाता है अर्थशासकीय वहाँ जाता है। इसमें ये चीज़ें लिखी होती हैं उसमें वो लिखी होती हैं, इसमें ये नहीं लिखा होता उसमें वो नहीं लिखा होता। यही चीज़ें तो अंतर करनी है हमको, ठीक। तो अंतर आपको रटना ही नहीं पड़ेगा कि अंतर आप बैठ के रटिए कि शासकीय का उद्गम पद से होगा, शासकीय का पदाधिकारी से होगा। क्यों रटें हम बैठ के, जब हम चीज़ों को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, जो चीज़ विजुअल कर रहे हैं हम, उसको हम रटे क्यों बैठ के। तो रटना नहीं है आपको। तो इतनी चीज़ें क्या करनी है हम लोगों को, किसी भी लेटर को करने के लिए इतनी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी कि उसकी परिभाषा, उसकी विशेषता क्या है लेटर की, ठीक, उसका प्रारूप कैसे बनेगा। पूरा जो हमारी मेहनत होगी वो किस पर करनी है हमको, प्रारूप पर। क्यों, क्योंकि अगर प्रारूप नहीं आया बनाने तो आप उदाहरण नहीं लिख पाएंगे, ठीक। कहाँ पे क्या लिखना है ये आपको कब पता चलेगा, ये आपको तभी पता चलेगा ना जब उसका प्रारूप पता होगा ना। अब हमने कह दिया कमल का फूल बनाइए या गुलाब का फूल बनाइए, तो गुलाब के फूल में पत्ती कहाँ होती है, फूल कहाँ होता है, डंडल कहाँ होती है उसकी, ये आप जब उसको बनाए रहेंगे 1-2-4 बार तभी तो बना पाएंगे ना। अब पता लगे हम कह रहे हैं गुलाब का फूल बनाइए, डंडी गुलाब की बनाए, ऊपर फूल कमल का बना दिए, तब तो गड़बड़ हो गया ना, नंबर नहीं मिलेगा। तो प्रारूप पे जितना अभ्यास हम करेंगे, प्रारूप हमको कुछ करना नहीं, 2 मिनट का काम रहता है किसी भी लेटर का। अगर जितने लेटर पढ़ने हैं हमको शासकीय से लेके प्रतिवेदन तक, अगर हम प्रारूप बनाने सबका बैठे तो केवल 25 से 30 मिनट लगता है बनाने में,
इससे ज़्यादा आपका समय नहीं लगेगा, सारे लेटर के प्रारूप अच्छे से बन जाएंगे। तो आपको करना क्या रहेगा कि डेली जितना लेटर जैसे पढ़ाएंगे तो उसका जो प्रारूप रहेगा उसको कमरे पे जाके 1-2 बार बना लीजिए। कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, मन नहीं लग रहा, ऊब गए हैं, थकान लग रही, फिर प्रारूप बना लिए एक बार, आने से पहले एक बार प्रारूप बना लिए। क्योंकि जब तक प्रारूप नहीं आएगा, मान लीजिए प्रारूप आप नहीं पढ़ के आए या नहीं प्रैक्टिस करके आए, अगले दिन मैं एग्जाम्पल लिखा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो आप कहाँ क्या लिखना है। अब हम कह रहे हैं प्रेषक लिखिए तो आपको पता नहीं प्रेषक कहाँ लिखना है। हम कह रहे हैं दिनांक और स्थान लिखिए तो पता नहीं कहाँ लिखना है। अब फिर चलें, फिर उसको हम लिख के बताएं, तो उससे क्या होगा, हम लिख के तो बता देंगे, आप लिख भी लेंगे, लेकिन वो फिर आपको नहीं आएगा। लेकिन जब प्रारूप आपके दिमाग में बैठ जाएगा तो जैसे ही हम बोलेंगे पत्रांक, तो आपको पता है कि कहाँ लिखना है। अगर हम बोल रहे हैं कि अनुभाग लिखना है तो अनुभाग आपको पता है कहाँ लिखना है। अगर हम कह रहे हैं कि संलग्नक लिखना है या प्रतिलिपि लिखनी है तो वो कहाँ लिखनी है ये आपको पता होनी चाहिए। समझ रहे हैं ना। तो प्रारूप का मतलब क्या है, नक्शा, लेटर का जो नक्शा है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा, उसके अनुसार चलना पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा काम आपको केवल इसी पे करना है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से प्रारूप दिमाग में बैठ जाएगा। और नहीं तो फिर वही जैसे सब लोग माइक्रो करा के ले जाते हैं, ठीक, एग्जामिनेशन हॉल में ये कंडीशन है कि लोग पढ़ते नहीं, उसका माइक्रो करा लेते हैं। लेटर लिख के देख के उसका छोटा छोटा फोटो कॉपी करा के वही ले जाके लिखेंगे, कुछ भी पूछा है उठा के वही लिख देंगे। नंबर नहीं मिलेगा तो कहेंगे सब लिख के आए थे सर, नंबर ही नहीं मिला। फिर कहा जाता है ना, नकल में भी अकल लगती है, ठीक, नकल में भी अकल लगती है। अब पूछा उसने कुछ और है, लिख के कुछ आप और आ रहे हैं। भाई फॉर्मेट से थोड़ी सब चीज़ डिसाइड हो जाएगी। फॉर्मेट मान लीजिए आपने सही कर लिया, लेकिन उसका विषय उसने दूसरा दे दिया, आप दूसरा कुछ लिख के लाए हैं। अब वो पूछ रहा है कि जो माघ मेले की व्यवस्था के संबंध में आप कोरोना वाला लिख के चले आए हैं, तो नंबर मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो नकल में भी क्या लगेगी, अकल लगेगी। इसलिए जो है हमको नकल पे नहीं जाना है, हमको ऐसा काम करना है कि किसी भी एग्ज़ाम को जब हम दें तो हमको किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़ेगा। हम लोग एक दिन में केवल एक ही लेटर पढ़ेंगे, लेटर थोड़ा स्पीड से नहीं चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, जिससे हर लेटर आपके दिमाग में बैठता जाए, ठीक है ना। जब बैठता जाएगा तह पे तह लगाते जाएंगे, एक रोटी खाए फिर पानी पिए, एक रोटी खाए फिर, तो वो क्या वो सेट होता चीज़ें चली जाएंगी। और पता लगे पूरा ठूंस लिए फिर पानी पिए तो वो उल्टी भी हो सकती है और पेट भी खराब हो सकता है। जैसे एक ऐसी चुटकुल्ला भी बना था, उस पर एक पंडित जी अपने बच्चे के साथ जो है कहीं गए थे खाना खाने। तो पंडित जी जो है मतलब खाना खा रहे थे, पानी नहीं पी रहे थे, और बच्चा उनका एक पूड़ी खाए एक घुट पानी पी ले, एक पूड़ी खाए एक घुट पानी पी ले। उसको बार बार मार रहे हैं कि पानी मत पी, पानी मत पी, नहीं पेट भर जाएगा पानी से तो खाना ज़्यादा नहीं खा पाएगा। जब खाना खा लिए तब फिर उसको बाहर ले गए, ज़्यादा मार दिए, कहीं तुमको जब मना कर रहे थे अंदर कि पानी ज़्यादा मत पी, पानी ज़्यादा मत पी, नहीं खा पाएगा, तो काहे पानी पी रहा था? कहीं पापा आप चूतियाँ हैं, ठीक, आप खाना खा लिए पानी पिए नहीं तो सेट नहीं हुआ, वैसे ऊपर नीचे तह नहीं लगा, ऊपर नीचे बैठ गया, आप कम खाए। और हम एक रोटी खा के पानी पी ले रहे थे तो बैठ जा रहा था, बैठ फिर मारे उसको, कहीं नीचे दिया, पहले नहीं बता पा रहा था, हम भी ऐसे खाते फिर, ठीक। तो हमको उसी तरीके से पढ़ना है कि तह एक गजने ना पाए हमारे दिमाग में, नहीं तो अगर गज जाएगा तो चीज़ें समस्या उत्पन्न करेंगी, फिर वो मिक्स हो जाएगी सारी चीज़ें, फिर दिक्कत करेगा, ठीक है। दूसरा चीज जो है हमारा है, एक आता है हमारा गद्यांश, ठीक। पीसीएस में गद्यांश 60 नंबर का है, अकेले कितना है 60, 150 में 60 नंबर का केवल क्या है, गद्यांश है। 2 गद्यांश पूछे जाएंगे 30-30 नंबर के, ठीक। आरओ में गद्यांश आपका कितना है 21 नंबर का केवल। पीसीएस में 60 नंबर का बहुत बड़ा योगदान है। 150 में 60 नंबर अगर किसी एक पोर्शन का है तो आप समझ लीजिए कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन लोग सोचते हैं कि हम जाएंगे सीधे लिख के चले आएंगे। अब जब आपको पता होगा कि भावार्थ कैसे लिखना है, सारांश कैसे लिखना, उसकी क्या विशेषता है, किन चीज़ों का उसमें हमको ध्यान रखना है,
संक्षेपण हमको कैसे करना है, तब तो आप लिख पाएंगे ना। तो जो गद्यांश से संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें जैसे एक है, पहला तो है प्रश्नोत्तर, ठीक, गद्यांश से रिलेटेड प्रश्न कुछ रहेगा उसका उत्तर आपको देना होगा। आपको शीर्षक लिखना होगा, आपको व्याख्या करनी होगी, रेखांकित गद्यांश में अंडरलाइन कुछ जगहों पे रहेगा, उसकी आपको क्या करनी रहेगी, व्याख्या करनी रहेगी। आपको सारांश लिखना होगा, आपको भावार्थ लिखना होगा, आपको संक्षेपण करना होगा, ठीक। तो इतनी चीजें क्या हैं, आपको गद्यांश से रिलेटेड प्रश्न करने रहेंगे कि किसी गद्यांश से एक, जैसे मान लीजिए कोई गद्यांश दे दिया, उससे संबंधित एक प्रश्न दे देगा, ठीक। तो गद्यांश को पढ़ के उसका हमको उत्तर लिखना रहेगा। उस गद्यांश का शीर्षक क्या होगा, ठीक, टॉपिक क्या हो सकता है, टाइटल क्या हो सकता है, वो हमको देना रहेगा। व्याख्या रेखांकित अंश किया रहेगा, जैसे कोई लाइन मान लीजिए कोई एक दिया गया गद्यांश, उसमें एक लाइन लिखी है साहित्य समाज का दर्पण है, अंडरलाइन कर दिया, आपको उसकी व्याख्या करनी है। तो साहित्य समाज का दर्पण कैसे है ये आपको जस्टिफाई करना होगा व्याख्या के माध्यम से। व्याख्या लोग कैसे करते हैं कि जब नहीं समझ में आता है गद्यांश में जहाँ अंडरलाइन किया उसकी दो लाइन ऊपर की ले लिए, 2 लाइन नीचे की ले लिए, उसी को मिला के लिख दिए, तो उस पर नंबर नहीं मिलेगा। 1 नंबर 2 नंबर देके एग्जामिनर आगे बढ़ जाएगा। हाँ, वो लिखा रहेगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या करिए, ठीक है ना, वो लिखा रहेगा। तो व्याख्या आपको करनी है, ठीक, वो आएंगे टॉपिक पे तब, ठीक है ना। अभी हम लोग एक सिलेबस हमारा क्या क्या है उस पर हम लोग देख लें, फिर हमको प्रश्नोत्तर कैसे लिखना है, उसमें क्या क्या हमको सावधानियां रखनी है, शीर्षक हमको कैसे करना है, वो 3 तरीके जो हैं, किस तरीके से हमको शीर्षक निकालना है, ठीक। जब गद्यांश को हम 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो उसमें क्या क्या हमको देखना रहेगा कि जिससे हमको इसका शीर्षक मिल जाए, ठीक है ना। व्याख्या करते समय हमको किस प्रारूप का पालन करना है और किस तरीके से लिखना है। भाई व्याख्या तो सब लोग लिखेंगे ना, तो आपको नंबर क्यों मिले ज़्यादा, तो उसके लिए आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ अच्छा लिखना पड़ेगा, उसका प्रारूप कुछ दूसरी तरीके से बनाना पड़ेगा। कहा जाता है ना फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो पहला प्रश्न आपका क्या रहेगा, गद्यांश रहेगा, और पहले वाली जो कॉपी रहती थी कि आप चाहे जिस प्रश्न से शुरू करिए, अब वो टेंडेंसी पिछले 4 से 5 सालों से 8 सालों से बदल चुकी है। अब प्रश्न कॉपी में ही लिखा रहता है, जो कॉपी आपको मिलेगी उसमें प्रश्न लिखा रहेगा, तो आप इधर उधर कहीं नहीं लिख सकते हैं। पहला प्रश्न है तो पहले पेज पे उसी का उत्तर आपको लिखना है, ना कि पहले होता था कि जो प्रश्न हमको अच्छे से आ रहा है पहले पेज पे हम लोग वो लिखते थे जब कॉपी प्लेन मिलती थी। यही करते थे हम लोग कि पहले पेज पे हम लोग जो अच्छे से आ रहा है, जैसे मान लीजिए लेटर हमारा अच्छे से तैयार है तो सबसे पहले हम लेटर से शुरू करते थे। क्यों? क्योंकि ये मानना था कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। लेकिन अब क्या हो गया है कि अब गद्यांश पहला रहेगा तो पहला यही करना है, दूसरा लेटर है तो दूसरा वही, अगर छोड़ रहे हैं तो तीसरे पे जा रहे हैं तो उतना पेज छूटेगा आपका। ये नहीं कि उसकी जगह दूसरा लिख दीजिए, वो स्पेस दिया रहता है, ऊपर प्रश्न रहेगा नीचे स्पेस खाली रहेगा, उतने में ही आपको लिखना है, ठीक है ना। तो व्याख्या उस प्रकार से हमको करनी है कि एग्जामिनर जैसे होता नहीं कि आपको कॉपी अपनी बहुत अच्छी लिखनी है, तो उस पर हम लोग एक अलग से एक क्लास लेंगे कि किस प्रकार से अच्छा उत्तर लिखा जाए, ठीक। एक अच्छा उत्तर लिखने के लिए हमको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और किन किन चीज़ों को हमको अपने उत्तर में समाहित करना है कि हमारा एक अच्छा उत्तर बने। जैसे कि अगर आप किसी व्यक्ति को, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, या फिर किसी स्थान विशेष को जब आप प्रथम दृष्टया देखते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं? उसकी सुंदरता आपको दिखाई देती है, उसका बाह्य आवरण आपको दिखाई देता है। अगर वो भव्य है, अगर वो सुंदर है तो आप थोड़ी देर रुकते हैं, उसको देखते हैं कि अच्छा लग रहा है, ठीक। जैसे किसी घर, कोई गेट या कोई उपवन, कोई वन, कोई वाटिका अच्छे से उसका गेट सजाया गया है तो आप थोड़ी देर रुक के देखते हैं यार बहुत बढ़िया लग रहा है। भले उसके अंदर ना जाएं लेकिन वहाँ रुकते हैं ना, अंदर जाना ना जाना वो बात की बात है। तो उसी प्रकार से
एग्जामिनर जब आपकी कॉपी खोले तो उसको पहला प्रश्न इतने अच्छे तरीके से व्यवस्थित रूप में मिले कि वो आपकी कॉपी पलटने के लिए मजबूर हो जाए। एक एक चीज़ देखने के लिए उसको मजबूर करिए कि हम अच्छा लिखें, उसको पढ़िए। ऐसे आलतू फालतू नंबर दे के ना जाइए कि जनरल मार्किंग करके नंबर दे के आप आगे बढ़ जाइए, जाके खाना खा के आप सोइए और हम फिर 1 साल रगड़ें। वो काम हमको नहीं करना है। तो अपना जो कॉपी लिखनी है हमको इस तरह से लिखनी है कि जो पहला इंप्रेशन पड़े वो एकदम आप उसको खींच लीजिए एग्जामिनर को। तो कैसे करना रहेगा वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। भावार्थ, सारांश और संक्षेपण, इसमें लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं। तीनों शब्द अलग अलग हैं, लेकिन लिखेंगे जब लोग तो तीनों एक ही तरीके से लिखते हैं। अगर तीनों एक ही तरीके से लिखना है तो 3 ठुकाएं पूछे आए हो कि उसका भावार्थ लिखिए, उसका संक्षेपण लिखिए, उसका सारांश लिखिए। क्यों पूछेगा? वो शब्द से ही पता चल रहा है कि सारांश, सार धन अंश, किसी गद्यांश का सार निकाल के उसका एक अंश लिखना है आपको, उसका निचोड़। तो वो कैसे लिखना है वो हम लोग जब सारांश पढ़ेंगे, 1-2 क्लास जो भी उस पर रहेगी उसको डिटेल से देखेंगे। भावार्थ, उस गद्यांश का भाव जो है, जो भाव निकल के आ रहा है उसका अर्थ क्या होगा, वो हमको भावार्थ में लिखना है। तो अंतर आ रहा है ना, एक में हमको सार निकाल के उसका अंश लिखना है, एक में उसका भाव निकाल के उसका अर्थ लिखना है, और एक में क्या करना है, संक्षेपण, मतलब उसको छोटा करना है। भाव विचार वही रहेंगे, बस खाली क्या हो जाएगा, वो छोटा हो जाएगा। तो जब तीनों अलग अलग हैं, अब केवल संक्षेपण पे ही 20 नंबर है आपका पीसीएस में, केवल संक्षेपण पे 20 नंबर पीसीएस में है। सोच लीजिए, पीसीएस में 20 नंबर केवल इसी पे है, तो 2 पोर्शन 40 नंबर तो यही हो गया आपका। संक्षेपण 20 नंबर का, 20 नंबर की व्याख्या 40 नंबर, ये बाकी 5-5 नंबर के हैं। 5-5-5-5 चीज़ों को छोटा करना होता है। हाँ, उसकी शब्द सीमा निर्धारित है कि सारांश में कितना करना रहेगा हमको, भावार्थ में कितना करना है, संक्षेपण में कितना करना है, वो शब्द सीमा रहती है। क्या? हाँ, वो सब हम प्रयोग करेंगे। चीज़ों को जैसे भी छोटा हो जाए, जैसे दो शैली हमारे यहाँ है हिंदी लेखन में, एक है समास शैली और एक है व्यास शैली, ठीक। समास शैली और व्यास शैली। तो समास में क्या होता है, चीज़ों को छोटा किया जाता है, और व्यास में क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। तो व्यास शैली हम कहाँ लगाएंगे, व्याख्या में। एक लाइन को हम बढ़ाना है तो वहाँ व्यास शैली हम लगाएंगे, और सारांश, भावार्थ और संक्षेपण में हम समास शैली लगाएंगे। चीज़ों को छोटा करना, चीज़ों को छोटा करने के लिए जैसे कोई एग्जाम्पल दिया गया है उसको छोड़ देंगे, कोई कहावत दी गई है, कोई घटना दी गई उसको छोड़ देंगे। कुल मिला के हमको जो गद्यांश का निचोड़ है, उसका मूल है, उसकी मूल थीम है, उसको पकड़ के चलना रहेगा। तो वो कैसे पकड़ना है, कैसे करना है, वो हम लोग अभ्यास के थ्रू जब तक नहीं करेंगे, जब तक उसकी प्रैक्टिस हम नहीं करेंगे, उसको समझेंगे नहीं कि किसी गद्यांश में किन किन बातों का ध्यान रख के हमको आगे बढ़ना है, तब तक 60 नंबर में वही 20-25 नंबर पा के फिर पूरा 150 में 65-70 नंबर पे सिमट जाएगा तब तक। और जब वही समझ के लिखेंगे, 60 में जब हम 40-45 पा जाएंगे तो आराम से 110 तक, 115 तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि उसके बाद आपका जो पीसीएस में है वो जितने भी पोर्शन है वो क्या हैं, वो व्याकरण वाले हैं। जैसे उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम, शुद्ध शुद्ध, वाक्यांश, मुहावरा, ये क्या है, ये ग्रामर वाले चीज़ें हैं, ठीक। बाकी का जो नंबर बचेगा आपका वो 10-10 नंबर का ये है आपका, और मुहावरा केवल 10 ठू आएगा, ये 30 नंबर का है। मुहावरा 10 मुहावरा आएगा, एक मुहावरा 3 नंबर का है। 30 नंबर का केवल मुहावरा है, इसमें भी लोग 10 नंबर 8 नंबर पाते हैं। क्यों? क्योंकि इस पर कोई काम करना ही नहीं चाहता है कि मुहावरा कैसे हमको लिखना है।
ठीक, वही हाई स्कूल इंटर वाली टेंडेंसी की अगर कह दिया है कि 9 2 11 होना, तो बस वही लिखेंगे कि चोर पुलिस को देख के 9 2 11 हो गई। अब आप ये सेंटेंस अगर लिख रहे हैं वहाँ पे एसडीएम बनने जा रहे हैं, तो सोचिए आपको कितना नंबर मिलेगा। तो चीज़ों को समाज से जोड़िए, करंट से अपने जोड़िए, आसपास की घटनाओं से जोड़िए, पड़ोसी राष्ट्रों से जोड़िए। कि 9 2 11 होना क्या चोर के ही संबंध में आ सकता है, किसी अन्य संबंध में नहीं आ सकता है। ठीक, एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना, समान व्यवहार का होना। ठीक, अब लिख दिए कि रामू और मोहन जो है एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, तो इससे थोड़ी समझ में आ रहा है कि एक ही थाली का चट्टा बट्टा का मतलब क्या हो जाएगा। ठीक, अधजल गगरी छलकत जाए, पूछ लिया। ठीक, कि अल्प ज्ञानी का बड़बोलापन, कि जो कम जानता है वो ज़्यादा बड़बड़ाता है। अब लिख दिए, कुछ भी लिख दिए उसमें कि जो है रामू जो है हमेशा जो है अनर्गल बातें करता रहता है, उसका व्यवहार अधजल गगरी छलकत जाए वाला है, तो इस पे नंबर आपको नहीं मिलेगा। आप लिखिए, इस तरह से लिखिए ना कि कतिपय लोग इतिहास की भ्रामक बातों को लेकर महात्मा गांधी के ऊपर अनावश्यक कटाक्ष करते रहते हैं। उनका यह व्यवहार जो है अधजल गगरी छलकत जाए की कहावत को चरितार्थ करता है। ठीक, तो इस पे आपको अच्छा नंबर मिलेगा। तो वो कैसे हमको करना, उस पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ये अब चोर को देख के पुलिस को देख के चोर 9 2 11 हो गए, इस पे थोड़ी नंबर मिलेगा। आधा नंबर देख के चला जाएगा। तो 30 नंबर में जब 10 नंबर 8 नंबर पाएंगे तो सिलेक्शन कहाँ से होगा। लोग हिंदी पे काम नहीं करना चाहते हैं, बस जीएस पढ़ के, आप जीएस पढ़ रहे हो, हिंदी निबंध मिला के 300 नंबर हो रहा है ना। 300 में आप अगर मेहनत कर ले रहे हो तो आपको जानते हैं कितना मिल जाएगा, 210 से 225 तक। अब सोचिए 300 में अगर 225 से 210 तक आपको मिल रहा है, और वही आपको कितना मिल रहा है, अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको मिल रहा है 150, या इससे भी कम हो सकता है, 140 135 हो सकता है। तो उस पर आपको सिलेक्शन थोड़ी होगा। तो आपको जो भी मुहावरा या लोकोक्ति करनी है, सबसे जरूरी चीज़ क्या है उसके लिए, सबसे जरूरी चीज़ है कि आपको उसका अर्थ एग्जैक्ट पता होना चाहिए। आप अर्थ जब गलत लिखेंगे तो उसका वाक्य प्रयोग भी आप क्या करेंगे, गलत ही करेंगे। जब तक अर्थ आप सही नहीं करेंगे तो वाक्य प्रयोग आप सही नहीं कर पाएंगे। आस्तीन का सांप होना पूछ लिया, विश्वासघाती होना अर्थ होगा, कि आस्तीन का सांप होना विश्वासघाती होना। अब आप उसका वाक्य प्रयोग कर रहे हैं साधारण बोलचाल की भाषा में, कि जो है रामू ने श्यामू को धोखा दे दिया, वो तो आस्तीन का सांप निकला, तो इस पे नंबर नहीं मिलेगा ना। लेकिन अगर ये लिख रहे हैं कि आप कि भारतीय इतिहास में ऐसी बहुत सी घटनाएं देखने को मिल जाती हैं जिसमें हमें जयचंद जैसे आस्तीन के सांपों का भी उदाहरण मिल जाता है, तो इस पे नंबर आपको मिलेगा ना। क्या चीज, लैंग्वेज में भी दम होना चाहिए, प्लस कंटेंट आपका जो होना, आप एक या अधिकारी बनने जा रहे हैं, आप अधिकारी बना, प्रशासन में जा रहे हैं, और प्रशासन में जाके भी आपकी भाषा परिनिष्ठित ना हो, उसमें वजन ना हो, थोड़ा सा आपकी लैंग्वेज अलग होनी चाहिए ना। उत्कृष्ट भाषा का प्रयोग करिए, ये नहीं कि साधारण बोलचाल की भाषा का आप प्रयोग कर रहे हैं और कोई भी चीज़ अनाप शनाप लिख के चले आ रहे हैं। अब एक बार टेस्ट लिए हम, उसमें कापी एक मुहावरा था लोहा लेना, लोहा मानना। ठीक, बच्चे ने जो लिखा, अब हम स्क्रीनशॉट भी रखे थे, इसमें नहीं है, उसने प्रयोग क्या किया कि आज भी किंग कांग का लोग लोहा मानते हैं। ठीक, आज भी किंग कांग का क्या अस्तित्व है आज। ठीक, आप कल्पना में जा रहे हैं, पहली चीज तो आप काल्पनिक हैं, वास्तविक जीवन में नहीं है आप, और दूसरी चीज है किंग कांग का लोहा मान रहे हैं आप, तो उस पर एग्जामिनर भी पढ़ेगा, हंसेगा, और उस पर नंबर आपको नहीं देगा, 3 नंबर का आधा नंबर केवल दे देगा अगर अर्थ सही लिखा होगा। तो आपको 30 नंबर का अगर मुहावरा आ रहा है यार, 30 नंबर का वो पूछ रहा है, तो जरूर से ऐसी कुछ बात आपसे जानना चाह रहा है ना। आपसे सामान्य हिंदी और निबंध का पेपर आपके किताब के ज्ञान से नहीं आएगा। वो कहा जाता है ना कि जिस चीज़ को आपको करना है उसको जीना पड़ता है, उसके अनुसार आपको व्यवहार करना पड़ता है। अब अगर सिविल सेवा में जा रहे हैं और आपका व्यवहार एक आम नागरिक जैसा, आम चपरासी जैसा, एक आम जो है आम नागरिक जैसा है, आम व्यक्ति जैसा है, तो आप नहीं बन पाएंगे ना। क्योंकि जब तक आपकी सोच उस स्तर की नहीं होगी, आपके कार्य व्यवहार में वो चीज़ें नहीं दिखाई देंगी, तब तक आप काम नहीं कर पाएंगे।
अब एक प्रशासनिक अधिकारी किस प्रकार से सोचता है, उसका किस प्रकार से हाव भाव होता है। बहुत से बच्चों को देखे होंगे कि उनका हाव भाव किस तरह का रहता है और सिलेक्शन उनका जल्दी होता है। क्यों? क्योंकि वो उसी तरीके की लाइफ जीना शुरू कर देते हैं, अनावश्यक चीज़ों में नहीं जाना उनको, ठीक, अपने लक्ष्य पे केंद्रित रहना है कि जो टारगेट हमने फिक्स किया उसको पाना कैसे है। तो ये सब चीज़ें जब तक व्यवहार में नहीं लाएंगे आप, तब तक चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। तो बाकी ये चीज़ें क्या हैं, ये आपके ग्रामर की हैं। तो इस पे आप जितना लिखेंगे, अगर उपसर्ग आप 10 आता है, उपसर्ग प्रत्यय मिला के 5 उपसर्ग रहेगा, 5 प्रत्यय रहेगा एक एक नंबर का, 10 सही कर ले गए 10 नंबर। मान लीजिए सही कर ले गए, लेकिन वर्तनी क्या किया आप, गलत कर दिए। जैसे हम लोगों ने कल किया ना कि दे दिया वो चमत्कार में इक प्रत्यय लगा के शब्द बनाइए, तो आपने बना क्या दिया। अब आपको तो लग रहा है कि हमने सही लिखा है, लेकिन क्या कर दिया आपने गलत कर दिया। इसका शुद्ध क्या होगा, चमत्कारिक। क्यों? क्योंकि यहां पर जब इक प्रत्यय लगेगा तो पहला पद क्या करेगा, ये दीर्घ कर देगा और यहां पर ई और का जुड़ जाएगा। तो शब्दों का ज्ञान कब होगा, वो कैसे आपको पता चलेंगे, जब आप उनका अभ्यास करेंगे, ठीक। आप कोई अच्छी किताब ले लीजिए, 10 शब्द ही डेली लिखिए जो नहीं आते हैं। ये नहीं कि सब लिख डालिए, सब नहीं लिखना है ना। अब मान लीजिए 100 शब्द आपके एग्जाम में मिला के 100 शब्दों में से ही पूछा जाता है, तो ऐसा तो नहीं कि 100 शब्द में 100 आपको नहीं पता रहेगा। 50-60 शब्द तो पता ही होगा, 40-50 शब्द नहीं पता होगा। तो वही 40-50 शब्द लिखिए, लिख के चिपका लीजिए बड़ा बड़ा, डेली उसको देखिए, और जब लिखिए तो देखिए वही लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। तो जब तक वर्तनी नहीं शुद्ध होगी, हिंदी में नंबर आपको नहीं मिलेगा। वर्तनी के साथ साथ पदक्रम कि कहाँ पर कौन सा शब्द आएगा, तब जाके आपको नंबर मिलेगा। नहीं तो वही बता रहे हैं बार बार ना कि यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, कि महिलाओं का सरकारी अस्पताल है। समझ रहे हैं ना, महिलाओं का सरकारी अस्पताल है। मेरे घर के पास एक पान की दुकान है, एक पान की दुकान थोड़ी होगी, पान की एक दुकान होगी ना, एक पान थोड़ी वो बेचेगा बैठ के, वो तो पान की एक दुकान होगी ना। तो ये क्या है, पदक्रम दोष है। तो जब कॉपी चेक की जाती है, हम लोग जैसे टेस्ट जब लेते हैं, जब कॉपी चेक करते हैं तो उसमें देखते हैं बच्चा लिखता तो है बहुत अच्छा, लेकिन उसका जो वाक्य विन्यास होता है इतना ऊटपटांग होता है कि समझ में नहीं आता कि बच्चा कहना क्या चाह रहा, वो उलझ जाता है, ठीक। वो सोचता है कि हम बड़ा सेंटेंस बनाएं, तो बड़ा सेंटेंस तब बनेगा जब आप अभ्यास करेंगे। अब वो सोचता है कि जैसे सर लिखते हैं उस तरह से हम बड़ा सेंटेंस बना के लिख डालें, तो बड़ा सेंटेंस तब बनेगा जब आप उसका निरंतर अभ्यास करेंगे। तो पहले आप छोटा छोटा सेंटेंस लिखिए, यानी कि बड़ा सेंटेंस लिखिए, यहाँ से शुरू किए 5 लाइन लिख डाले तब पूर्ण विराम लगा रहे हैं। तो उतना बड़ा सेंटेंस लिखने के लिए आपकी बौद्धिक क्षमता और आपकी लेखन क्षमता जब तक दोनों साथ काम नहीं करेगी, कि आपका दिमाग सोचता रहे और आपकी पेन चलती रहे, एक सीक्वेंस जब तक नहीं बनेगा दोनों का, तब तक आप नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो उस पर भी हम लोग अभ्यास करेंगे। तो हिंदी में विशेषकर आपको इतनी चीज़ें आपको क्या करनी है, पढ़नी है। और आरओ में अगर हम देखेंगे तो आरओ में पहला तो बताया कि गद्यांश रहेगा, ठीक, गद्यांश से जो जो क्वेश्चन रहेंगे। दूसरा पत्र लेखन रहेगा, ठीक, ये 21 नंबर का, ये 24 नंबर का। सारणी लेखन पत्र दिया रहेगा आपको उसमें, और ये 15 नंबर का अकेला रहेगा। गलती कभी ये मत करिएगा कि अगर लेटर कोई पूछा जा रहा है तो सारणी वाला ही लेटर उठा के मत लिखिए। बहुत लोग लिखते हैं कि अगर लेटर नहीं याद है या नहीं पढ़ के गए हैं तो इस सारणी वाले की ही लैंग्वेज चेंज करके क्या करते हैं, लेटर में लिख देते हैं। तो एग्जामिनर बेवकूफ़ नहीं है, उसको भी पता है कि सारणी में कौन सा लेटर पूछा गया है। तो अगर वही लिखेंगे तो अगर एक आध नंबर मिलना भी होगा तो नंबर काट देगा वो। दूसरी चीज़, शब्द सीमा का विशेष ध्यान देंगे कि कौन सा प्रश्न कितने शब्दों में लिखना है। 10-15 शब्द इधर उधर हो सकते हैं कम ज़्यादा, लेकिन अगर बहुत कम ज़्यादा हो गया, 50 शब्द कम हो गया, 50 शब्द ज़्यादा हो गया, तो नंबर कट जाएगा। क्योंकि गद्यांश में जितने भी प्रश्न हैं सबकी शब्द सीमा निर्धारित है कि आपको शीर्षक कितने शब्दों में लिखना है,
व्याख्या कितने शब्दों में करनी है, सारांश लिखना है तो कितने शब्दों में लिखना है, संक्षेपण लिखना है कितने शब्दों में, या फिर भावार्थ लिखना है कितने शब्दों में। तो अगर उसका उल्लंघन करेंगे तो नंबर कटेगा। दूसरी चीज आरओ में क्या है, मुहावरा इसमें भी है, ठीक है, इसमें 10 नंबर का मुहावरा है। प्रशासनिक शब्दावली ये 20 नंबर का है, ठीक। इसमें जो है 2 तरीके के आएगा, एक जो है इंग्लिश से हिंदी करना रहेगा, 5 रहेगा, 5 शब्द, और 5 शब्द रहेगा हिंदी से इंग्लिश करना रहेगा, 2-2 नंबर का रहेगा, ठीक। तो ये प्रशासनिक शब्दावली आपको क्या करनी पड़ेगी, ये रटनी पड़ेगी। तो अगर आरओ में सिलेक्शन लेना है तो अभी से ही इसको, अगर कोई सोर्स हो आपके पास तो, नहीं होगा तो बता दीजिएगा, वो प्रोवाइड करा देंगे। अभी से ये बना लीजिए कि 10-10 शब्द कम से कम, अधिक से अधिक जितना कर सकते हैं, 10 शब्द कम से कम आपको डेली रटना है लिख के। क्योंकि अगर स्पेलिंग, वही कह रहे हैं ना कि अगर उच्चारण तो कर नहीं पा रहे हैं तो स्पेलिंग आपकी अगर गलत हो गई, लिख तो ले गए कि क्या है वो, अब नॉलेज लिख तो ले गए कि नॉलेज कैसे है, वो नॉलेज रहेगा, लेकिन नॉलेज की स्पेलिंग आपने गलत लिख दी तो क्या होगा, सही होते हुए भी आपका नंबर कट गया। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि वर्तनी ना गलत होनी पाए। तो ये 20 नंबर ये जो है ये पूरा मैथमेटिकल है, अगर 10 सही हो गया तो 20 का 20 आपको मिल जाएगा। दस नंबर कंप्यूटर से रहेगा, ठीक। छोटे छोटे प्रश्न आते हैं, सीपीयू क्या है, रैम क्या है, रोम क्या है, इंटरनेट क्या है, उसके लाभ क्या हैं, ठीक, कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, इस तरीके के प्रश्न रहते हैं। कभी कभी क्या करता है, ये 2 प्रश्न देता है तो 2 रहेगा तो 5-5 नंबर का हो जाएगा, और कभी कभी क्या करता है 5 प्रश्न देता है तो 2-2 नंबर का हो जाएगा। तो 5 प्रश्न रहेगा तो छोटा छोटा लिखना रहेगा, 2 प्रश्न रहेगा तो बड़ा लिखना रहेगा, ठीक। तो उसमें स्पेस आपको दिया रहेगा, जो कॉपी आपकी रहेगी, ठीक, ये मान लीजिए आपकी आयोग की कॉपी है तो यहाँ पर आपका क्या लिखा रहेगा, प्रश्न लिखा रहेगा यहाँ पर, और यहाँ इसे स्पेस दिया रहेगा, उसी में आपको लिखना होगा। हाँ, जिस हिसाब का प्रश्न रहेगा उतना स्पेस वो देगा। कभी कभी वो थोड़ा सा एकाध, अभी जैसे पिछला पेपर जो हुआ पीसीएस का, इसमें थोड़ा सा आयोग की अब गलती कहें कि उन्होंने उसको प्रूफ रीड नहीं किया या कॉपी चेक नहीं कराई। एक प्रश्न लेटर से उन्होंने पूछा जिसमें से 3 पार्ट लिखने थे और पेज केवल 1 दिया गया था, जिसमें 2 लेटर की विशेष परिभाषा लिखनी थी, अंतर लिखना था और 2 लेटर का प्रारूप बनाना था। तो इतने के लिए कम से कम 3 पेज चाहिए, प्रारूप ही 1-1 पेज पे आएगा, ठीक। 1 पेज पे आप अंतर लिखेंगे, 1 पेज पे परिभाषा विशेषता लिखेंगे, तो उसने कितना दिया, केवल 1 पेज दिया। तो वहाँ पे आपको तब फिर ये करना पड़ेगा कि हम पूरा प्रश्न ना करके आधा प्रश्न ही करें। अब पता लगे पूरा प्रश्न करने के चक्कर में आप एक ही पेज पे, अब बहुत से लोग जो लिख के आए कहे सर हमने यहाँ पे से लाइन खींच के दोनों का वो लिख दिया, फिर यहाँ लाइन खींच के दोनों का अंतर लिख दिया, फिर यहाँ लाइन खींच के एक प्रारूप यहाँ बना दिया, एक प्रारूप यहाँ, मतलब उसी में क्या कर दिया, खिचड़ी बना दिए उसको। तो खिचड़ी नहीं बनाना है, आप एक ही पेज पे लिखिए उसका आधा। जैसे 10 नंबर का अगर एक प्रश्न पूछा गया पीसीएस में तो ये 5 ही नंबर का काम करिए आप। 5 नंबर का काम अगर करेंगे तो ये हो सकता है 4 नंबर आपको साफ सुथरा लिखने से मिल जाए, लेकिन जब आप गोड़ के आएंगे तो हो सकता है एको नंबर ना मिले, ठीक। इसलिए बार बार एग्जाम्पल जो हम दैनिक जीवन में डेली दोनों टाइम कर रहे हैं खाने का, इसीलिए उसका एग्जाम्पल मैं हमेशा क्लास में देता हूँ कि एक व्यक्ति है जो भूखा है, 2 व्यक्ति उसको खाना परोसने के लिए बैठे हैं। एक व्यक्ति क्या कर रहा है कि एक थाली में खाना लगा रहा है और प्रत्येक सामग्री जो खाने वाली वो अलग अलग कटोरी में लगा के दे रहा है, और एक व्यक्ति है कि एक ही थाली में दाल चावल रोटी सब्जी अचार सलाद रायता सब पापड़ सापड़ जितना आइटम है सब एक ही थाली में गांज के दे दिया। कौन सी थाली वो भूखा व्यक्ति खाना पसंद करेगा, जिसमें जाहिर सी बात है अलग अलग चीज़ें रखी गई हैं, वो देखने में भी अच्छी लगेंगी और उसका खाने का मन भी करेगा, उसकी भूख और बढ़ जाएगी। और दूसरी थाली देख के अगर वो खाने की भी इच्छा होगी तो खाना नहीं खाएगा।
तो उसी तरीके से हमको अपनी कॉपी रखनी है कि चीज़ों को साफ सुथरा रखना है, स्पष्ट लिखना है, गोल गोल नहीं घुमाना है एग्जामिनर को, क्योंकि एग्जामिनर आपसे ज़्यादा जानता है। उसको मूर्ख बनाएंगे तो आपको फिर 1 साल का नुकसान होगा। वो BA की परीक्षा नहीं कि चलो दे दे पास हो जाए बच्चा जाए अपना, वो काम यहाँ नहीं होगा अब, ठीक है। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। मंडे से हम लोग, सोमवार से अपनी जो हमारी नियमित कक्षा होगी, अपना सिलेबस अभी तक जो सिलेबस हमने डिस्कस किया, अब रेगुलर हम लोग क्लास जो है शुरू करेंगे। और हम लोग शुरू कहाँ से करेंगे? पत्र लेखन से, ठीक। बहुत इत्मीनान से, बहुत शालीनता के तरीके से, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते हुए एक एक लेटर का कायदे से अभ्यास। मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो थोड़ा सा आपको हो सकता है अच्छा भी लगे या खले भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब तक, जैसे मान लीजिए शासकीय पत्र मैंने पढ़ाया आज, कल आते ही पहले मैं उसका प्रारूप आपसे लिखवाऊंगा कि पहले आप प्रारूप लिख के दिखाइए, ठीक। तो आपको लिख के दिखाना है, ये नहीं कि सर पढ़ के नहीं आए। यहाँ आप करने फिर क्या आए हैं? अगर घूमने टहलने आए हैं और दाल भात चोखा खा के सोने आए हैं तो वही करिए। तो हनुमान जी ना बनिए, कुछ काम करिए, ठीक है। एक प्रारूप बनाने में आपको 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा भाई। बचपन में जब आप कमल का फूल बना रहे थे तो आधा घंटा 1 घंटा लगता था, लेकिन आज बनाने में आधा घंटा लगेगा। आज 2 मिनट में आप पेंसिल लेंगे, कमल का फूल बना के दे देंगे। तो प्रारूप भी वही है, शुरू में थोड़ा सा टाइम लेगा, आपको कॉपी देखनी पड़ेगी कि कहाँ पे क्या लिखना है। लेकिन जहाँ 2 बार 4 बार आपने बनाया, फिर वो आपके दिमाग में जब सेट हो जाएगा कि पत्र संख्या कहाँ लिखनी है, दिनांक स्थान कहाँ लिखना है, सेवा में कहाँ लिखना है, प्रेषक प्रेषित कहाँ लिखना है, तो वो सारी चीज़ें आपकी सेट हो जाएंगी। तब जब हम एग्जाम्पल बोलेंगे तो आपकी पेन रुकेगी नहीं कि कहाँ पर क्या बोल रहे हैं, सर लिखना क्या है। अब पता लगे हम कह रहे हैं महोदय कामा, तो आपको पता नहीं महोदय कहाँ लिखना है, अगल बगल कॉपी जहाँ करेंगे फिर, तो वो काम नहीं करना है। तो डेली जो लेटर हम पढ़ेंगे, अगले दिन पहले उसका प्रारूप लिखवाऊंगा। हो सकता है कि 2-4 लेटर पढ़ने के बाद इकट्ठे कह दें तीनों प्रारूप लिखिए। तो जब तक लेटर चलेगा, प्रारूप का अभ्यास तब तक डेली क्लास में होगा, ठीक। लेटर कोई भी आपको रटना नहीं है, समझना है। नहीं समझ में आता, जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक बताएंगे, ठीक। वही माझी वाला डायलॉग फिर है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो लेटर इतने कायदे से पढ़ लीजिए आप कि भविष्य में कभी भी किसी भी परीक्षा के लिए, चाहे वो वीडियो का एग्जाम हो, जो लखनऊ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करा रहा है, वो ऑब्जेक्टिव टाइप का पूछता है, बहुत बेतुके सवाल होते हैं, लेकिन तब भी उसमें किसी भी प्रकार के प्रश्न आपके नहीं रुकेंगे। या फिर लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कोई परीक्षा हो जिसमें लेटर से संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा, XYZ कहीं से भी वो पूछे, आपका कोई भी प्रश्न छूटने नहीं पाएगा। और अच्छा नंबर, आप 24 के नंबर का अगर RO में है तो 18 नंबर 19 नंबर कम से कम पाएंगे, अगर जिस तरह से पढ़ा रहे हैं उस तरह से करके आएंगे, ठीक है। तो मंडे को हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।